लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एलसी ऑसिलेशन। क्या देखा था एलसी ऑसिलेशन में हमने कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी आपस में क्या कर रही होती है, ऑसिलेट कर रही होती है कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं एलसी ऑसिलेशन के, जिससे हम पूरी चीज़ रिवाइज कर सकते हैं और आज क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी। क्या क्या है वो? सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी ऑसिलेट एट ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। ये हमने देखा था लास्ट क्लास में और याद भी रखना है आपको। बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी दोनों क्या कर रही होती हैं, ऑसिलेट कर रही होती हैं। तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन ट्वाइस होता है देन ऑसिलेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, इलेक्ट्रिक एनर्जी का ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी चार्ज की, मैग्नेटिक एनर्जी का ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी चार्ज की, लेकिन सिर्फ एनर्जी के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी बोली जाए तो वो उसकी डबल होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक बार मैक्सिमम होगी तब मैग्नेटिक मिनिमम होगी, लेकिन जब मैग्नेटिक मैक्सिमम होगी तब इलेक्ट्रिकल मिनिमम होगी। तो बेसिकली चार्ज मैक्सिमम हो और फिर दोबारा से मैक्सिमम हो, उतने इंटरवल में एनर्जी दो बार मैक्सिमम हो जाती है, एक बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में मैक्सिमम, एक बार मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में मैक्सिमम। समझ आ रही बात? तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी ऑसिलेट्स, बेसिकली एनर्जी की मैं कह रहा हूँ, एनर्जी ऑसिलेट्स एट ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज। ये याद रखना है आपको। इलेक्ट्रिकल की फ्रीक्वेंसी एफ हो गई, मैग्नेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी एफ हो गई, तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड जो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2f हो जाएगी। क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था कि चार्ज परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। चार्ज जो है एसएचएम करने वाला होगा। चार्ज की इक्वेशन भी हमें मिल गई थी, Q बराबर क्यू मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। मैंने इनिशियल फेज ले लिया था पाई बाय 2। उसका कारण क्या था, क्योंकि t बराबर 0 पे हमने देखा था कि चार्ज कैसा है, मैक्सिमम है, तो उस हिसाब से Q क्या आ जाता है, क्यू मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। सारे फॉर्मूलों के अंदर आपको सिर्फ चार्ज को रिप्लेस कर देना है, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। जो हमने एसएचएम के फॉर्मूले देखे हैं स्पीड वगैरह के, उसमें x रिप्लेस हो जाता है किससे, चार्ज से। करंट रिप्लेस हो जाता है किससे, वेलोसिटी से। समझ आ रही बात? क्योंकि चार्ज का डेरिवेटिव हो जाता है करंट और डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव हो जाता है वेलोसिटी, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले वैलिड हैं। ये हमने इक्वेशन लिख ली है यहाँ पे। एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद रखना ही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाती है हाफ CV² और मैग्नेटिक एनर्जी हो जाती है हाफ LI², ठीक है ना। और आखिरी फॉर्मूला अगर मैं वेलोसिटी से कंपेयर करूं, जैसे कि हम एसएचएम में देखते थे, वेलोसिटी आती थी ओमेगा अंडर रूट ऑफ A² माइनस x², तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड आता था। तो यहाँ आ जाएगी I बराबर ओमेगा क्यू मैक्स स्क्वायर माइनस Q², जहाँ क्यू मैक्स हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ चार्ज। क्या इतना सभी को याद है? चलें तो फिर आगे इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन देख लो इसके ऊपर। ठीक है, तो पहला पार्ट है आपको ऑसिलेशन के दौरान मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी जो होगी वो बतानी है। दूसरा आपको बताना है व्हेन चार्ज इज √3/2 Q मैक्स, उस समय पे आपको बतानी है मैग्नेटिक एनर्जी। तो देख लेते हैं एक क्वेश्चन, फिर अगला कर लेंगे, काफ़ी टाइम हो गया। तो पहले बताना है आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड ड्यूरिंग ऑसिलेशन। तो बड़ा ही सिंपल सा है यार, जितनी भी पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वही तो जाके कन्वर्ट होने वाली है मैग्नेटिक एनर्जी में। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर सिंपली हो जाएगा कि मैग्नेटिक एनर्जी भी जो मैक्सिमम होने वाली है वो इक्वल होने वाली है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मैक्सिमम होगी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टार्टिंग में ही है, तो हाफ CV², हाफ C4V0 का स्क्वायर,
यानी 8C V0 स्क्वायर ये आपकी एनर्जी है जो कि मैक्सिमम स्टोर हो रही होगी किसके अंदर, इंडक्टर के अंदर। समझ आ रही बात। दूसरी चीज पूछी गई है व्हेन चार्ज इज √3/2 Q मैक्स। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ Q मैक्स, तो मैक्सिमम चार्ज जो आ सकता है वो हो जाएगा 4CV0 जो t बराबर 0 पे है। अब देखो अगर आपने SHM में फेजर याद किया हो, या आपको ये तो पता है ये 0 होता था, ये A होता था, ये -A होता था, ठीक है ना। तो √3/2 A कुछ इस तरफ आएगा, या उसकी ज़रूरत भी नहीं है, हमें पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला सीधे सीधे करंट का फॉर्मूला हो जाता है ओमेगा √Q मैक्स का स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, जनरल चार्ज जो भी आपको दिया गया है। तो ओमेगा √Q मैक्स का स्क्वायर माइनस √3/2 Q मैक्स का स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा आपको कितना, ओमेगा Q मैक्स बाय 2। सही कह रहा हूँ मैं? तो बस इसे वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं। ओमेगा कितना हो जाता है हमारे पास, ओमेगा हमें मिल जाता है कितना, 1/√LC। तो 1/√LC, नीचे 2 है एक, और Q मैक्स आपको पता है कितना है, 4CV0। कोई दिक्कत किसी को? तो ये करंट आ गया आपके पास उस समय पे, करंट जो आ जाएगा वो जाएगा 2CV0/√LC। ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हो और सॉल्व करके 2V0/√C/L। ये शायद सबने कर लिया होगा, ठीक है ना। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, कोई समस्या? थर्ड में पूछा गया टाइम पीरियड ऑफ SHM ऑफ एनर्जी। तो याद रखना लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एनर्जी की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी डबल है, तो टाइम पीरियड कैसा होगा, हाफ होगा। याद है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी इज डबल सो टाइम पीरियड इज हाफ, टाइम पीरियड इज हाफ, ठीक है ना। तो सिंपली टी को आप क्या बोल सकते हो, वहां पे होता है 2π√LC, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू 2π√LC, यानी कि π√LC जो है टाइम पीरियड हो जाएगा। किसी ने कुछ पूछा है, देख लेते हैं भाई, एक सेकेंड धीरे धीरे करके पूछो। चैट ऊपर चली जा रही है भाई, थोड़ा सा संयम रखो। खैर तुम्हें दिख नहीं रहा होगा कि किसने पूछा है, सही बात है। आज क्या क्या हुआ है, कितना पेज छोड़े? अरे पहले ही सवाल है मालिक, यही पहला सवाल है। सर हम लोग फेजर डायग्राम क्यों पढ़ रहे हैं जब उसे वेलोसिटी सॉल्व हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा भाई, मैं बस बताना चाह रहा था आगे के क्वेश्चंस में थोड़ी सी हेल्प करेगा, इसलिए हर्ष डायरेक्टली भी हो जाएगा, सही है। उसके बाद परमानेंट लास्ट वाला पार्ट, हाँ ठीक है, सही है परमानेंट आंसर। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई SHM क्योंकि जेई का पहले से ही फेवरेट है, हर टॉपिक में उसको घुसाने की कोशिश करते हैं, और मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट दैट इंस्टेंट इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी एट इंस्टेंट, ये भी सही है ना? नहीं, किसी भी समय की इलेक्ट्रिकल नहीं, अच्छा मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी माइनस इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट एन इंस्टेंट बराबर होगी मैग्नेटिक एनर्जी। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, ये बात बिल्कुल सही है भाई। ये कहना चाह रहे हैं कि सम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, टोटल एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये भी याद रखना, यू मैक्स टोटल किसी भी फॉर्म में शुरुआत में दी गई हो, वो इक्वल होती है यू इलेक्ट्रिकल प्लस यू मैग्नेटिक एट एनी टाइम, किसी भी इंस्टेंट के लिए। माय वॉइस इज लो, हेलो, काफी कम सुनाई दे रही है क्या? हेलो हेलो हेलो, साउंड चेक कर लेता हूँ। हाँ धीमा है तो बता देना आप, ठीक है ना। चलो ये हो गया हमारा, एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं इसके ऊपर। अत्यधिक ऊंची आवाज हो गई है, अब एक बोलता है धीमी, एक बोलता है तेज, आदमी एक समस्या अनेक। क्वेश्चन लिखना था मालिक, क्यू मैक्स लिख रहे हैं। मृगांका ने कहा है धीमे, इसका मतलब है बहुत धीमे है। अरे यार मृगांका, तुम्हारा नाम लेते ही देख रहे हो क्या क्या ड्रॉ करने लगा मैं, ना क्वेश्चन लिख पा रहा हूँ, रजिस्टर बना रहा हूँ मैं। तुम थोड़ा डराया मत करो, थोड़ा रुक जाओ 2 मिनट, पैनिक करवा देते हो।
हाँ भाई, तो एक इंडक्टर चाहिए हमें और एक हमें चाहिए कैपेसिटर। तो ये प्लस, ये माइनस, ये C, ये L, ये T इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसे हम कर देते हैं 2V0 से चार्ज। तो सबसे पहले तो आपको वही बताना है, मैक्सिमम करंट इन इंडक्टर, करंट इन इंडक्टर। दूसरा आपको बताना है करंट व्हेन चार्ज इज Q max बाय 4। तीसरा, टाइम फॉर चार्ज या ठीक है, टाइम फॉर चार्ज टू रिड्यूस टू Q max बाय 2। देख रहे हो, तो SHM पे बेस्ड कैसे भी क्वेश्चन दे सकता हूँ मैं, कोई भी बना सकता है। उसके लिए बस सिंपल सिंपल आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए।
बताओ भाई, हर्ष का है सिर्फ आंसर, बाकी लोग? काफ़ी गंदे आंसर्स। ठीक है, निकल जाए, जिनका भी निकल जाए एटलीस्ट वो बता तो दो कि हो गया है, ताकि मैं सॉल्व करूं। कितने लोगों ने कर लिया है सारे पार्ट? ठीक है। ठीक है, ठीक है। परमानंद का आ गया, चलो बढ़िया। सही है। विदित, लास्ट क्वेश्चन में तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा है शायद, या तुमने क्लास में थोड़ा सा लेट एंट्री ली। सही। आखिरी तीन नहीं हो रहा, देख लेते हैं चलो। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मैक्सिमम करंट इन इंडक्टर। तो बेसिकली मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हाफ सी 2v0 का स्क्वायर, वही बदलेगी मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी, हाफ एल आई मैक्स का स्क्वायर, है कि नहीं? तो यहाँ से हमें सिंपली मिल जा रहा है कि आई मैक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो आई मैक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, 4c v0 स्क्वायर बाय एल का अंडर रूट। ठीक है ना? तो ये आ गया हमारे पास पहला, यानी बेसिकली 2v0 अंडर रूट सी बाय एल। ये आपका मैक्सिमम करंट होगा सर्किट के अंदर। सेकेंड पार्ट है करंट व्हेन चार्ज इज क्यू मैक्स बाय 4। जब चार्ज क्यू मैक्स बाय 4 होगा उस समय करंट कितना होगा, सेकेंड पार्ट ये है। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी हम बता सकते हैं। हमें पता है करंट ये हो जाता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ क्यू मैक्स का स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो ओमेगा यानी कि अंडर रूट एल सी, ठीक है ना, 1 बाय अंडर रूट एल सी, अंडर रूट ऑफ क्यू मैक्स का स्क्वायर माइनस क्यू मैक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, यानी क्यू मैक्स स्क्वायर बाय 4। तो ये आपको मिल जाएगा कितना, ये मिल जाएगा √3/2, ठीक है ना, क्यू मैक्स बाय अंडर रूट एल सी। पुट कर देंगे वैल्यू, √3/2 अंडर रूट एल सी। क्यू मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, सी इंटू वी नॉट, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वो हमें दिया हुआ है कितना, 2c v0। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, 2c v0। 2 से 2 कट जाएगा, c से c कट जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 3c/l इंटू वी नॉट। ठीक है कि नहीं है? कुछ गड़बड़ तो नहीं की, देख लेना एक बार। ओमेगा हमें पता है कितना हो जाएगा, 1 बाय अंडर रूट एल सी। हाँ, 15/4। 15/4 कैसे, क्यू मैक्स बाय 2 बोला ना, 4 माइनस 116 होगा।
अच्छा अच्छा अच्छा, क्यू मैक्स बाय 4 है, मैं क्यू मैक्स बाय 2 समझ के सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ 16 आ जाएगा। सही बात है, तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 4 और ऊपर आ जाएगा हमारे पास √15। ठीक है ना, तो इसे पुट करना है, तो ये आपको मिल जाएगा कितना, क्यू मैक्स हमें पता है 2C V0 है बाय 4 √15 बाय LC। ठीक है ना, ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? वैल्यू बस देखनी है आपको, फॉर्मूले के अंदर पुट करना था। थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, तो थर्ड पार्ट हमें दिया है टाइम फॉर चार्ज टू रिड्यूस टू क्यू मैक्स बाय 2। अच्छा, इसके लिए अब हम फेजर डायग्राम बना लेंगे। तो देखो, ये -a है, ये a है, ये 0 है। अब आपको क्या चाहिए, ये बेसिकली क्यू मैक्स हो जाता है आपका एम्पलीट्यूड, तो क्यू मैक्स बाय 2 चाहिए, यानी कि आपको a बाय 2 तक जाना है। कहाँ से, मैक्सिमम से। अब ये गलती मत कर देना कि आप 0 से यहाँ तक का टाइम बता दो। चार्ज शुरुआत में कितना है भाई, मैक्सिमम है t=0 पे, और t=t पे उसे यहाँ पहुँचना है, तो यही मैं कैलकुलेट करूँगा। ठीक है ना, कोई भी एक पोजीशन ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका t=0 की पोजीशन है, और यहाँ कुछ पहुँच जाएगा वो t=t पर, जिसमें ये वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, a/2 आ जानी चाहिए। ठीक है ना, तो अब मैं साफ देख सकता हूँ कि ये एंगल कितना है, ये एंगल आप देख सकते हो बेसिकली a cos थीटा बराबर a/2 हो जाना चाहिए। तो a cos थीटा बराबर a/2, तो यहाँ से थीटा आपको जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा π/3। तो टाइम जो लगेगा वो आपका लग जाएगा कितना, थीटा बाय ओमेगा। थीटा कितना दिया हुआ है, π/3 बाय ओमेगा, तो ये टाइम जो हमें मिलेगा वो हो जाएगा π/3, ओमेगा है 1/√LC। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपने 0 से लेके a/2 तक जाने का टाइम निकाल दिया तो वो अलग आएगा और वो गलत आएगा। आपको ये समझना है कि t=0 पे चार्ज कैसा है, मैक्सिमम है, और मैक्सिमम से अब वो जाना चाहता है कहाँ, क्यू मैक्स बाय 2 पे जाना चाहता है, यानी बेसिकली एम्पलीट्यूड से a/2 पे। किसी को कोई डाउट थर्ड पार्ट में, कोई समस्या नहीं? ठीक है, फोर्थ पार्ट में देखो, मैग्नेटिक एनर्जी व्हेन वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज V0। ठीक है ना, फोर्थ पार्ट में बोला गया है मैग्नेटिक एनर्जी बतानी है। तो देखो, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी है वो आपको शुरुआत में क्वेश्चन में दी गई है, ½ C पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम 2V0 का स्क्वायर, तो ये आपको मिल जाएगा 2CV0 स्क्वायर, ये थी मैक्सिमम एनर्जी। अब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर रह गया है कितना, वोल्टेज ड्रॉप कर गया है V0 पे, तो एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी ½ CV0 स्क्वायर। तो बची हुई एनर्जी कहाँ होगी, मैग्नेटिक फॉर्म में होगी ऑब्वियसली, क्योंकि हमें पता है कि टोटल एनर्जी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही रहने वाली है। तो आप लिख सकते हो 2CV0 स्क्वायर, ये होना चाहिए ½ CV0 स्क्वायर प्लस मैग्नेटिक एनर्जी। तो मैग्नेटिक एनर्जी आपको यहाँ से मिल जाएगी कितनी, 3/2 CV0 स्क्वायर। कोई समस्या किसी को, बताओ। सौम्या वॉल्यूम क्या बोल रहे हो, मैं वॉल्यूम नहीं समझ रहा, वॉल्यूम क्या? कुछ नहीं बोल रहा। फोर्थ पार्ट क्लियर हुआ क्या सभी को? टोटल एनर्जी जो थी वो हमारी फिक्स थी, तो मैंने निकाल ली कि जब वोल्टेज V0 रह जाएगा उस समय पे कितनी एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगी, तो बची हुई किस में होगी, मैग्नेटिक फॉर्म में होगी। अब फिफ्थ पार्ट है टाइम फॉर चार्ज टू ड्रॉप फ्रॉम √3 Qmax/2 से लेके Qmax/2 पे, यानी समझने की कोशिश करो। फिफ्थ पार्ट में बोला गया है टाइम फॉर चार्ज टू ड्रॉप फ्रॉम √3 Qmax/2 टू Qmax/2। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, फेजर डायग्राम बना सकते हैं। देखो आप, तो शुरुआत में कुछ भी आप मान लो कि यहाँ पे पार्टिकल है, ठीक है ना, ये पोजीशन में A बोल देता हूँ, और यहाँ से वो मूव करके चला जाता है B पोजीशन पे। बस हमें ये पता है कि ये जो दूरी है शुरुआत में, ये दूरी है a√3/2, और ये जो दूरी है इस समय पे
ये दूरी है a/2। तो आपको एंगल्स ही निकालने हैं बस। तो ये एंगल अगर मैं बोलूँ θ1 और ये एंगल अगर मैं बोल दूँ θ2, तो मैं कह सकता हूँ कि a cos θ1 ये तो होना चाहिए √3a/2। तो θ1 30 डिग्री यानी कि π/6। सिमिलरली a cos θ2 ये हो जाना चाहिए a/2। तो θ2 मुझे मिल जाएगा कितना, π/3। तो कितना एंगल उसने कवर किया, यही तो वो एंगल है जो उसने कवर किया है। अरे समझ रहे हो कि नहीं, यही तो वो एंगल है जो सिर्फ हमारे चार्ज ने कवर किया है एसएचएम करते समय। तो बस मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ कि टाइम जो लगने वाला है वो हो जाएगा एंगल कवर्ड बाय ओमेगा। एंगल कवर्ड कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा π/3 माइनस π/6 बाय ओमेगा जो है 1/√LC। समझ आ रही है बात। तो ये आपको मिल गया कितना, π/6 √LC। कोई दिक्कत किसी को फिफ्थ पार्ट में? कुणाल समझ आया अब, पहले नहीं हुआ था तो? आपको सिर्फ उसकी पोजीशन देखनी है। अगर फेजर डायग्राम पढ़ा था तो समझ आ रहा होगा, नहीं पढ़ा था तो मंडे को हम पढ़ ही लेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है ना। आखिरी है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ सिर्फ मैग्नेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड पूछा है, समझ रहे हो। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज ये इक्वल होता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इक्वल होता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, और ये होता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ टोटल एनर्जी का हाफ। क्योंकि टोटल एनर्जी 2 बार मैक्सिमम होती है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल तो एक एक बार ही मैक्सिमम होगी ना एक ऑसिलेशन में। तो टाइम पीरियड सिंपली जो चार्ज का था जो हमारा 2π√LC। क्लियर है कि नहीं? अरे समझ आया? बढ़ जाए आगे, एक क्वेश्चन और करेंगे, इस बार सबका सही हो जाना चाहिए, डेटा के साथ कर लेते हैं। इसमें अलग तरह का कुछ नहीं होगा बेटा, सिर्फ एसएचएम से पूछा जाएगा आपसे, और कुछ नहीं पूछेगा कोई। एलसी ऑसिलेशन है उसके बारे में और कुछ नहीं है। बाकी एलसी सर्किट आपका एसी चैप्टर के अंदर आता है, तो उसमें कुछ चीज़ें और बढ़ जाती हैं, पावर फैक्टर वगैरह, वो सब यहाँ नहीं आता, ठीक है। तो जो एसएचएम में पूछ सकता हूँ वही सब पूछूंगा मैं। तो पहला पार्ट है, सर्किट में आपको क्यूमैक्स बता दिया गया है 200 माइक्रोकुलम। तो बताना है जब चार्ज होगा 100 माइक्रोकुलम तब मॉड ऑफ di/dt की वैल्यू क्या होगी। आई करंट है ऑब्वियसली। बी पार्ट है जब चार्ज होगा 200 माइक्रोकुलम, आई की वैल्यू बतानी है आपको, करंट इन सर्किट। सी में आपको पूछा गया है आई मैक्स, और डी में आपसे पूछा गया है व्हेन आई इज आई मैक्स बाय 2 फाइंड क्यू।
तो ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है। आज मीटिंग एंड नहीं होगी भाई, ये अपने कॉलेज की आईडी यूज़ कर रहे हैं ना आप। कॉलेज की आईडी यूज़ करते हैं तो उसमें 15 GB तो गूगल ड्राइव पे स्पेस मिलता है और ये सब चीज़ें फ्री रहती हैं। राजन सर भी यही यूज़ करते हैं। बढ़िया परमानेंट, सही है भाई। मोहित सर को ये आईडी कैसे मिलेगी? मिली होगी तो पता नहीं यार, उनकी कॉलेज की शायद बंद हो जाती है कॉलेज से निकलने के बाद।
हमारे वाले दानवीर हैं। मेरे को निकले हुए 5 साल 5.5 साल हो गए, कॉलेज की आईडी चली रही है। सही है भाई सुमित। विदित तुम्हारा भी सही लग रहा है। अभिरूप तुम्हारा भी सही हो गया यार। वो चैट आना बंद हो गई थी, पता नहीं अचानक से, मैंने देख नहीं पाया। सही होगा, क्या है इसमें। अभिनवा का भी सही आ रहा है। अभिरूप तुम्हारे पहले वाले में थोड़ा सा इशू लग रहा है यार, ध्यान से जरा सा, पहला वाला जो आंसर है उसमें। हाँ सही है, अब सही है। जाओ। नीचे जाओगे। चलो भाई देख लेते हैं, कुछ लोगों का आ गया। तो ओमेगा हमें पता है ये t इक्वल टू 0 पे चार्ज मैक्सिमम था, तो q बराबर क्यू मैक्स कॉस ओमेगा टी भी वैलिड हो जाएगा। q मैक्स आपको दिया ही गया है 200 माइक्रो कूलम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कि I बराबर सिंपली क्या हो जाता है, I हो जाएगा आपका dq बाई dt। ठीक है ना, और करंट धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा है। ठीक है ना, उससे हमें मतलब नहीं है। खैर इसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा देखो जरा, यहाँ से मिलेगा आपको क्यू मैक्स ओमेगा साइन ओमेगा टी। मैग्नीट्यूड की जरूरत है तो सिर्फ वही लिख देता हूँ मैं, क्यू मैक्स ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आपके पास आ गया आई। अब आपको बोला गया है क्या, आपको बोला गया है डी आई बाई डी टी, यानी इसे फिर से डिफरेंशिएट करना है। इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू मैक्स ओमेगा, फिर से बाहर आएगा ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ये हमारे पास आ चुकी है चीज। अब अगर आप देखो ये क्या लिखा हुआ है, क्यू मैक्स कॉस ओमेगा टी, अरे यही तो किसी भी समय का चार्ज है, यही तो हमारा किसी भी समय का चार्ज है। तो ये हो गया बेसिकली किसी भी समय का चार्ज इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा हमें पता है 1/√LC, तो ये हो गया Q बाय LC। यानी किसी भी इंस्टेंट का चार्ज अगर आप यहाँ पे पुट कर दो तो आपको di बाई dt की वैल्यू मिल जाएगी।
बस 2 बार डिफ्रेंशिएट किया है, कुछ खास काम नहीं किया है इसके अंदर मैंने, ठीक है ना। वैल्यूज पुट कर देता हूं मैं, तो di/dt हमें मिल जाएगा, चार्ज उन्होंने बोला था 100 माइक्रोकूलम, बाय इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी है, और कैपेसिटेंस हमें दिया गया है कितना, 5 माइक्रोफैरेड, ठीक है ना। इसे सॉल्व करने से आपको सिंपली मिल जाएगा कितना, 10⁴ एम्पियर पर सेकेंड। बिल्कुल बेटा, जो आपको क्लिक करे, आप लूप लॉ क्लिक कर रहे हैं, आप लूप लॉ से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही। पर मेरी बात समझ आ रही है कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सिंपली डिफरेंशिएट किया है, और क्योंकि यहाँ पे टर्म आ गई qmax cos ओमेगा t, जो कि हमारा क्या था, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो उसे बस मैंने वहां पे पुट कर दिया, ठीक है। सेकेंड पार्ट में देखो, जब आपको बोला गया है कि Q बराबर है qmax, उस समय पे करंट क्या होगा, तो क्योंकि Q बराबर है qmax, तो आप जानते हो सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में है, सारी की सारी एनर्जी मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फॉर्म में है। तो करंट कितना होना चाहिए भाई, करंट आ जाना चाहिए आपका 0, क्योंकि कोई मैग्नेटिक एनर्जी होगी नहीं, मैक्सिमम चार्ज है तो सारी एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इंडक्टर इनिशियली चार्ज था ही नहीं, तो करंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है, थर्ड पार्ट में हमसे बोला गया है आई मैक्स, करंट की मैक्सिमम वैल्यू, तो वो तो बड़ा ही सिंपल है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसी को इक्वेट कर दूंगा मैं मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी, यानी हाफ एल आई मैक्स का स्क्वायर, तो ये आपको मिल जाएगा कितना। उन्होंने कहा है कि इनिशियली चार्ज मैक्सिमम हो सकता है 200, q²/2c फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है ना। तो यहाँ मैक्सिमम एनर्जी क्या हो जाएगी, qmax²/2c, ये हो जाना चाहिए हाफ एल आई स्क्वायर, तो यहाँ से हमें आई मैक्स मिल जाएगा, आई मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी qmax²/cl, ठीक है ना, का अंडर रूट, पुट कर लो वैल्यू, ये हो गया √200 माइक्रोकूलम बाय c और इंटू एल, ठीक है ना। तो यहां से हमें आई मैक्स कितना मिल जाता है, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर आ गया आपका मैक्सिमम करंट। और आखिरी पार्ट में आपसे पूछा गया है डी पार्ट के अंदर, व्हेन I इज I max by 2 फाइंड Q, जब मैक्सिमम का आधा होगा उस समय पे चार्ज कितना होगा, ठीक है ना। तो अब हमें उसकी इक्वेशन पता है, बेसिकली I बराबर क्या हो जाता है, आपको पता है I का अगर फंक्शन निकालें डिफरेंशिएट करके, तो वो हमें मिल चुका है कितना, qmax ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब उन्होंने कहा है कि ये मैक्सिमम का हाफ हो जाता है। अच्छा, मैक्सिमम करंट कितना हो जाता है, ए ओमेगा, ये आपको दिख रहा है साफ साफ, तो इसका हाफ हो जाना चाहिए, यानी qmax ओमेगा बाई 2, याद है ना, ऐसे जब मैं मैक्सिमम स्पीड होती थी ए ओमेगा, ये हो जाएगा qmax ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से हमें मिलेगा साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1/2, या ओमेगा टी आपको मिल जाएगा कितना, साइन इनवर्स 1/2 यानी 30 डिग्री, यानी कि π/6, ठीक है। बस, तो आपको क्या निकालना था, टाइम नहीं, वो आपको निकालना है चार्ज, उस समय पे चार्ज कितना होगा। तो चार्ज हम कैसे निकाल देंगे, फंक्शन में रख देता हूं मैं, ये हो जाता है qmax cos ओमेगा टी, तो ये आपको मिल जाएगा 200 × 10⁻⁻6 cos ओमेगा टी की वैल्यू π/6 यानी कि 30 डिग्री, तो ये हमें मिल जाएगा कितना, 100√3 माइक्रोकूलम। किसी को कोई समस्या एलसी ऑसिलेशन के अंदर, ये आखिरी सवाल था हमारा एलसी ऑसिलेशन का, कोई समस्या है तो बताओ। तो ये खत्म हो गया है आपका ईएमआई। ये समझ लो कि आपने 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स कर लिए हैं एग्जाम में अपने, 3 से 4 अभी नहीं, अभी आपने 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स कर लिए हैं, ठीक है ना। ये था हमारा क्या, मैग्नेटिज्म मेनली जिसे हम कहते हैं। अब बाकी हमारा क्लासिकल मैग्नेटिज्म और ऑल्टरनेटिंग करंट, तो ये पूरा टॉपिक आपका खत्म होगा।
ठीक है ना। अब मेनली आपको प्रैक्टिस ही करनी है इसके ऊपर, थ्योरी जितनी मैं बता सकता था मैंने आपको बता दिया। और ऐसा मुझे अंतरा मैम ने बताया है, एडमिन है जो कि आजकल नए, कि कल कुछ नए लोग आएंगे डेमो लेक्चर के लिए, तो मैं नया टॉपिक कल ही स्टार्ट करूं। तो अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है ना, जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर, तो वो कर लेते हैं थोड़ी देर। कल हम स्टार्ट करेंगे क्लासिकल मैग्नेटिज्म, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें, अर्थ मैग्नेटिज्म वगैरह। चलो, यहाँ तक एग्जाम में आएगा बेटा। वो बॉम्बे वाला जो एग्जाम है उसके अंदर, बॉम्बे वो सब उसके अंदर आता है बेटा, गैल्वेनोमीटर, फिर कंपास, और ये सारी चीज़ें जो है ना, अर्थ मैग्नेटिज्म, ये सभी क्लासिकल मैग्नेटिज्म में आता है। बार मैग्नेट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रॉड, स्फीयर, Q/2m का रेशियो, सारी राम कथा हम 2-3 लेक्चर के अंदर ख़त्म कर लेंगे क्लासिकल मैग्नेटिज्म में। देखो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, पूरा विश्वास रखा करो। एक बार जब मैं बोल दूँ कि हाँ पूरा ख़त्म कर दिया है, अब हम नहीं पढ़ाएंगे, उस समय जो बाकी हो तब बता देना, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये JEE 1997 का सवाल है, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर दे सकता है। तो यहाँ पे एक गाइड रेल का सिस्टम दिया गया है, जिस पे एक रॉड रखी गई है, आगे यहाँ से एक पुली कनेक्टेड है, और ये मास m हैंग कर रहा है, ठीक है ना। ये पूरी चीज़ एक टेबल के ऊपर रखी गई थी, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। टॉप व्यू देख रहे हो आप एक तरह से। तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। अ पेयर ऑफ पैरेलल हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रेल्स ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस shorted at one end is fixed on the table. The distance between the rails is L. A conducting massless rod of resistance R can slide on the frictionless rails. The rod is tied to a string which passes over a pulley fixed over the edge of a table, and mass M tied to other end of the string hangs vertically. A constant magnetic field B exists perpendicular to the table. If the system is released from rest, पहला पार्ट है आपका टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रॉड, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रॉड, और दूसरा आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ m व्हेन वेलोसिटी इज हाफ ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। सौम्या चाहती हैं कैन आई शो यू द क्वेश्चन। बेटा मैं आपको जो चीज़ें बता दिया हूँ ना, वो बेटर है आप क्वेश्चन पढ़ के जो समझोगे उससे, ठीक है। और मैं बता तो नहीं पाऊँगा क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी हाई मेरा है नहीं, मॉड्यूल मेरा इस लैपटॉप में है नहीं, वरना मैं शो कर देता, शेयर कर देता आपके साथ। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब क्या होता है? बिल्कुल बेटा, तो हमने पढ़ा था कि अगर आप लिक्विड के अंदर किसी बॉल को डाल दो तो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती रहती है, पीछे विस्कस फोर्स लग रहा होता है, फिर मैक्सिमम स्पीड जब रीच हो जाती है तो उसे हम टर्मिनल स्पीड कहते हैं। तो टर्मिनल स्पीड का मतलब है कि शुरुआत में एक्सेलरेट होगा, स्पीड बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, तो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड जो वो अटेन कर सकता है उसे आप कहते हो टर्मिनल वेलोसिटी। अभी बताया मैंने बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन मेरे हिसाब से सबको समझ आ रहा होगा। हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर एक गाइड रेल का सिस्टम रखा हुआ, उस पर रॉड स्लाइड कर रही है, ऐसे क्वेश्चन हमने देखा है जिसपे हमने वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला था, बस उससे एक पत्थर बांध दिया गया है। तो जैसे मैंने कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स लगाया था वैसे यहाँ पे बस टेंशन आ जाएगा।
याद रखना टर्मिनल वेलोसिटी तब आएगी जब वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाए, यानी एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। एक्सेलरेशन जीरो यानी कि फोर्स जीरो हो जाए नेट रॉड के ऊपर। नाइनटीन 97 वो साल था जिस साल जेई एडवांस कैंसिल हुआ था। पेपर काफ़ी अच्छा था उस साल का, खुन्नस में बनाया गया था। परमानेंट एक्सेलरेशन सही है भाई तुम्हारा, बाकी दोनों सही हैं। बढ़िया, ये लो 1997 में सिलेक्ट हो चुके हैं परमानंद जी, और हर्ष का भी सही है। और पता है क्वेश्चन कम से कम 7 लाइन में लिखा गया है, सबने ही कर लिया, तो इतना भी अच्छा क्वेश्चन नहीं है मतलब। नहीं भाई अच्छा ही है, तुम्हें समझ आ गई है मतलब चीज़ें, बढ़िया बात है। जब फोर्स जीरो हो जाएगा रॉड पे, उस समय पे आपको समझना है कि टर्मिनल वेलोसिटी रीच हो जाएगी। मॉड्यूल खोल के तो नहीं लिख रहे हो भाई आंसर, क्योंकि अब ज़्यादा ही लोग आंसर देने लगे हैं, ऐसा मत करना भाई। तो एकदम ही साधारण सवाल भाई, बड़ी आसानी सी बात है। मैग्नेटिक फील्ड में बाहर मान लेता हूँ, ये लो बी, टर्मिनल वेलोसिटी मान लेता हूँ मैं वी, लेंथ है एल, तो आपको पता है कि ईएमएफ जो डेवलप हो रहा होगा वो होगा बीवीएल, तो करंट जो आएगा वो होगा बीवीएल बाय आर। करंट आ गया है, तो आपको पता है कि नेट फोर्स जीरो करना है तो क्या हो जाना चाहिए, नेट फोर्स अगर आपको जीरो करना है तो सीधी सी बात है कि नेट फोर्स जीरो हो जाना चाहिए, एक्सीलरेशन जीरो हो जाना चाहिए। तो इसका अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो बेसिकली इसका भी एक्सीलरेशन जीरो है। इसका एक्सीलरेशन जीरो कब हो सकता है, अगर यहाँ पे mg लग रहा है तो यहाँ पे भी क्या लगना चाहिए mg, तभी तो इसका एक्सीलरेशन जीरो होगा। तो टेंशन हमें कितना मिल गया mg। फोर्स जो करंट कैरिंग वायर के ऊपर लगता है वो होता है आपका BIL, तो ये हो गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर, ये इक्वल हो जाना चाहिए mg के। तो यहाँ से वेलोसिटी आ गई थी mgr बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर। अरे एकदम हलवा, अरे समझ गए कि नहीं समझ गए सब। दिख रहा था भयानक, लेकिन 1997 है, तब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे और इतने अच्छे टीचर भी नहीं मिलते थे, समझ रहे हो ना, तो जल्दी सॉल्व कर लिया तुमने। दूसरा है कि आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ m व्हेन वेलोसिटी इज हाफ ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। समझ आ रहा है, पेपर कैंसिल क्यों हुआ था, लीक हो गया था भाई, लीक हो गया था। ऐसा कभी कभार हुआ है, 2011 में AIEEE कैंसिल हुआ था मेरे टाइम पे, तब भी पेपर लीक हुआ था। हमें पेपर दिया गया, मैंने पेपर देखा, मैं थोड़ा सा खुश हुआ, थोड़ा दुखी हुआ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आते थे कुछ नहीं आते थे, थोड़ा सॉल्व किया। 15 मिनट बाद एग्जामिनर आता है, पेपर वापस लेता है, कहता है कैंसिल हो गया, बाहर चले जाओ, बाद में होगा। कमाल हुआ था भाई, ऐसा 2011 में AIEEE में हो गया था। ठीक है, सेकेंड पार्ट है आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ m व्हेन वेलोसिटी इज हाफ द टर्मिनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हाफ द टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए हमें, ठीक है ना। तो बस फोर्स निकाल लो नेट रॉड के ऊपर, रॉड के ऊपर यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा कितना, ये हम देख ही चुके हैं, वेलोसिटी के साथ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ लग रहा होगा टेंशन, पत्थर को देखो तो उसमें नीचे लग रहा होगा mg और ऊपर लग रहा होगा टेंशन T। तो मैं कह सकता हूँ mg माइनस टी बराबर ma, पहला ये। दूसरा इसके लिए इसका भी एक्सीलरेशन a आगे होना चाहिए, तो T माइनस मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स होता है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी, बस टर्मिनल वेलोसिटी का हाफ है, यानी इसका हाफ, इसका हाफ क्या हो जाएगा मेरे भाई mgr बाई 2b स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर, ये हो जाना चाहिए क्या m इंटू ए। इसका मास क्या दिया था, कहाँ गया इसका मास, या सीधे सीधे ही दिख जा रहा है यार, ये तो इसमें कुछ है भी नहीं, mg बाई 2 ही हो जाना चाहिए ना सीधे। 4
फोर्स माइनस टी, हमने क्या कह दिया है, मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। हाँ, ये आपको पता है कि इसकी वैल्यू पता है ना, मैं mg है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, सीधे सीधे से टेंशन आपके पास सीधे सीधे ही आ जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं है, mg/2। टेंशन mg/2 आ गया तो एक्सीलरेशन सीधे मिल जाएगा आपको, पत्थर का कितना आ जाएगा, g/2। आसान क्वेश्चन था। अनीश पूछ रहे हैं भाई अगर मुझे सारे क्वेश्चन आते होते और एग्जामिनर पेपर छीन लेता तो या तो मैं खुद मर जाता या उसे मार देता, और क्या करता। सारे क्वेश्चन अगर मुझे आते ही नहीं कभी यार, ऐसे कैसे हो जाएगा, सब आ जाए। चलो अगले सवाल पे चलें। क्या आप भयानक सवाल करना चाहते हैं? चलो ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे। भयानक अगर करने हैं तो मॉड्यूल खोलना और रुड़की एंट्रेंस एग्जाम, REE कहीं पे भी लिखा हो ना, जब IIT नहीं बना था रुड़की, तब का जो टेस्ट होता था ना भाई, वो होता था तगड़ा। तो रुड़की एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन मॉड्यूल में देख लेना, मन खुश हो जाएगा। अब नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए हम ज़्यादा फोकस उस पर नहीं कर रहे हैं। तो अब मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन है ये पता नहीं कब का है, पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे चीज़ें समझ आएंगी। तो गाइड रेल थोड़ा सा अलग है। हाँ मॉड्यूल अपना यार अच्छा है, इस चैप्टर के लिए मॉड्यूल में थ्योरी भी अच्छी दी है आपको और क्वेश्चंस भी अच्छे दिए हैं, तो सभी लोग पहले मॉड्यूल सॉल्व करना। तो क्वेश्चन है, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L मास M, L, M ये हमारा कंडक्टर है, कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन अलॉन्ग टू वर्टिकल कंडक्टर्स कनेक्टेड टॉप थ्रू अ कैपेसिटर, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन यूनिफॉर्म B, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है B, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस x है, तो आपको वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ x बताना है, कैपेसिटर C है। रॉड स्लाइड करेगी तो धीरे धीरे x बढ़ता जाएगा, तो वही है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ x। तुम देखोगे ना तो मॉड्यूल में भर भर के क्वेश्चन दिए होंगे रोड की एंट्रेंस एग्जाम के, सॉल्व्ड एग्जाम्पल में दिए हैं उन्होंने, ट्राई कर लेना सभी लोग, सॉल्यूशन भी वही है। देखो मैं लिख भी देता हूँ, पेज नंबर 81, ठीक है ना, EMI एंड AC वाले मॉड्यूल में
पेज नंबर 81 से लेके, समझ रहे हो, एक्सरसाइज शुरू होने तक आप सारे एग्जाम्पल एक बार देख जरूर लेना। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं अब इतने टफ, लेकिन ये उस समय के बेस्ट क्वेश्चन हैं जो आपको इस चैप्टर पे मिलेंगे। पेज 81 से लेके एक्सरसाइज शुरू हो वहां तक। एक आंसर आया है BL रूट BL 2xg रूट 2xg। मैग्नेटिक फील्ड वगैरह का कोई यूज नहीं हुआ। अच्छा हाँ BL, ठीक है। आंसर तो कुछ और दिया है इसमें। सवाल किसके ऊपर बेस्ड है, सोच के तुम्हारा मजा आ जाएगा एकदम जान के। कर दें सॉल्व? करो, ट्राई करो। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करनी है। और तो बहुत मुश्किल हो जाएगा वरना। चलो देख लो। तो मान लो किसी भी समय पे वेलोसिटी v है इसकी, ठीक है ना, और ये कुछ x डिस्टेंस नीचे आ गया है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी यही तो कहाँ जा रहा होगा, एक तो काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रहा होगा, प्लस यही तो बैटरी के अंदर स्टोर भी हो रहा है। ये हम कह सकते हैं सीधे सीधे से, जो भी ग्रेविटी वर्क करेगी उसका कुछ हिस्सा तो रॉड की काइनेटिक एनर्जी में जाएगा और कुछ हिस्सा कैपेसिटर के अंदर एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। अच्छा, रॉड के अंदर जो ईएमएफ डेवलप होगा उसकी वैल्यू हमें पता है BVL, और जो ईएमएफ डेवलप होगा वही तो होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो मैं कह सकता हूँ वर्क डन बाय ग्रेविटी, x नीचे आया है तो mgx बराबर स्पीड हो गई है v, तो हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैग्नेटिक फोर्स कभी वर्क नहीं करता मेरे भाई विदित। अरे यही तो जीवन का सार था, पूरे चैप्टर में शुरुआत में लिखा दिया था मैंने। अरे समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है ना। प्लस यहां पे आपको लिखना था एनर्जी, तो हाफ सी वी आपको पता है BVL v², समझ आया। यहां से वेलोसिटी निकालते हैं तो वो हमें मिलती है √2 mg/m प्लस b²L²c इंटू x, ये आपको मिलती है वेलोसिटी। और उसके बाद बस EMF क्या हो जाता है BVL, बस इसके अंदर ये रख दो। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये उन्होंने जो पूछा था। याद क्या रखना है आपको, सिंपली कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था। ठीक है, तो सभी लोग एक क्वेश्चन ट्राई कर लेना प्लीज। क्वेश्चन पेज नंबर 81 से मैंने बता दिया है। सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि हमसे हो जाने चाहिए, पर उनमें कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें जो कोई पूछ सकता है। ठीक है,
बाकी नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड है बेटा नीचे की तरफ, ठीक है ना। सर फिजिक्स का कट ऑफ कितना मार्क्स है? अरे कट ऑफ की बातें क्यों कर रहे हो? कट ऑफ क्लियर करने से कुछ थोड़ी होगा जीवन में, सब में काफी मार्क्स लाने पड़ेंगे बेटा, रैंक लानी है तो। कट ऑफ तो क्लियर करना ही होता है। कट ऑफ कितने मार्क्स होगा यार? 15-20, डिपेंड करता है पेपर कैसा है, ठीक है। तो कल हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिकल मैग्नेटिज्म। अरे तो x ही तो माना है, डायग्राम से डिस्टेंस x ही तो है, क्या हो गया अभिरूप? कैपेसिटर से ही डिस्टेंस x है, तो वर्टिकली तो x ही नीचे आया है ना, वो नहीं समझे? अरे x ही तो नीचे आया है, इनिशियली कैसे था? अरे यार तुमने इसके बाद किया है क्या? नहीं नहीं भाई, वो रिलीज किया गया था स्टार्टिंग से ही। अच्छा क्वेश्चन में गलती हो गई, ठीक है, क्लियर नहीं हो पाया तुमको। x के साथ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना था, फंक्शन ऑफ x बताना था ना आपको, तो x तो आप इनिशियल से ही लोगे ना एकदम, रेस्ट से रिलीज कर रहे हो तो। समझ आया? अरे हाँ बोलो। हाँ मृगांका बेटा, तुम बस मेहनत करो, तुम्हें मिल जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है ना। ज़्यादा ये सब सोचने से कुछ नहीं होता है। मार्क्स और कॉलेज अभी से ब्रांच ब्रांच के सपने देखना, ये सब फालतू की चीज़ें होती हैं। अपनी पढ़ाई करो, मेहनत करो, जितना बेस्ट दे सकते हो दो, जो मिलना होगा बेस्ट होगा तुम्हारे लिए, ठीक है ना। जो हम डिजर्व करते हैं वही मिलता है हमें, ना ज़्यादा ना कम, इसलिए ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए लाइफ में, ठीक है। कल हम स्टार्ट करेंगे अर्थ्स मैग्नेटिज्म। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थ्स मैग्नेटिज्म, और एडवांस में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पर मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एंड कर देते हैं आज यहीं पे, चलो धन्यवाद भाई।